हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ग्रैबर और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट उन सभी के लिए जिनका भी एग्जामिनेशन में इंडियन पॉलिटी का बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है। रेदर आपका यूपीएससी है, यूजीसी नेट है या फिर एमए एंट्रेंस है या फिर और भी काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, जिसमें कि आपका लक्ष्मीकांत यानी कि जो कि पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक जानी जाती है, उसका एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट आता है। और ऑलमोस्ट आपके इंडियन पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट 99% आपकी लक्ष्मीकांत से कवर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन लक्ष्मीकांत सिर्फ अकेली बुक तो आपको पढ़नी नहीं है ना प्रिपरेशन के लिए, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती हैं। ऐसे में इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्टिव स्टडी करना। ठीक है, सिलेक्टिव स्टडी का मतलब क्या है कि आपको हर एक बुक को पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस बुक में से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसका एग्जामिनेशन में क्या वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज की वीडियो मैंने बनाई है और आज की वीडियो में आपको मैं सारे जो मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में जो है कॉन्टिन्यूसली पूछे जाते हैं वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मेरे लक्ष्मीकांत का कंटेंट की मैंने पिक्चर्स लगाई हैं ये 4th एडिशन की हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आई गेस 6th एडिशन चल रहा है मे बी मार्केट में। तो एडिशंस में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ कुछ टॉपिक्स को ऐड ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ओवर द ईयर्स चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपके थोड़े बहुत पार्ट्स में चेंजेस किया जाता है, कुछ पार्ट्स एडिट कर दिए जाते हैं न्यू। लेकिन बेसिकली आपका ओवरऑल जो कंटेंट रहता है वो सेम ही रहता है। यहाँ पे जो भी पॉइंट नंबर लिखे होंगे या फिर जो भी पेज नंबर कुछ भी लिखा होगा वो सब हो सकता है आपकी बुक में अलग तरीके से दिए हों, लेकिन मेजरली आपके जो टॉपिक्स होंगे बुक में वो यही रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस इन्हीं से आएगा। क्वेश्चन जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं उनसे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि ताकि आपको बहुत सारा टाइम आपका एक ही सब्जेक्ट में ना लगाना पड़े, तो ऐसे में आपको वो टॉपिक्स करने में ज़्यादा फायदा है जो कि बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं अगर आप उनको पढ़ जाए तो। ठीक है, तो थोड़े बहुत जो एक दो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा रेयर होते हैं, वो किसी भी पार्ट से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है किसी एग्जामिनेशन में वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे जो पिछले 10 सालों में ना पूछा हो। ठीक है, तो वो एक अलग एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। कंटेंट बड़ा है तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं इन सब टॉपिक्स में भी अंदर भी आपको बताऊंगी कि इन सब टॉपिक जो अंदर लिखे हुए हैं उनमें भी आपके कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो ध्यान से मुझे सुनना। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, खास करके यूजीसी नेट और एमए एंट्रेंस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरी ऑडियंस वहीं से आती है। ठीक है, फर्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके अंदर आपको मेजरली क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर आपको पढ़ना है कि जो कमेटी मेंबर्स थे उसमें मेन कौन था, लाइक आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, आपका प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये सारी चीज़ें आपको कमेटी मेंबर्स पता होने चाहिए कमेटी वाइज। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में भी काफ़ी बार आता है। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर आपको बहुत सारे मेजरली टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत सारी एक्ट्स मिलेंगी, प्रोसेसेस मिलेंगे। तो आप जब इनको टॉपिक वाइज खोलोगे तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, क्रिटिसिज्म आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आजकल जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड पूछे जाते हैं, तो क्रिटिसिज्म इतना नहीं पूछा जाता है। जब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे आपका क्रिटिसिज्म पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको अपना व्यू पॉइंट देना होता है। तो व्यू पॉइंट में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट पता होंगे तो ही आप अपना व्यू पॉइंट उस चीज़ पर दे पाओगे। ठीक है, सो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट वही है, जो भी आपकी कमेटी थी, कौन सी कमेटी का कौन चेयर कर रहा था, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ साथ इसमें जो भी आपके थोड़े बहुत एक्ट्स वगैरह थे वो भी पढ़ लेना। थोड़े बहुत एक्ट्स आपको बैकग्राउंड के लिए जस्ट ये वाले भी पता होने चाहिए। इसमें भी बहुत सारे अंदर इसमें एक्ट हैं, लेकिन कुछ मेजरली इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं, तो वो भी जब आप डीपली इनको खोलोगे, ओपन करोगे, तभी मैं आपको बता पाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में हर एक टॉपिक के बारे में इतना एक्सटेंसिवली बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रियम्बल जो है तो छोटा सा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वहां से बन जाते हैं और बहुत ही इजी बनते हैं। अगर आप एक बार प्रियम्बल की चीजों को पढ़ लोगे तो आई एम श्योर आपको एक ही बारी में वो समझ भी आ जाएंगे और दिमाग में याद भी हो जाएंगी। अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो भी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन मैंने अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करी थी रिगार्डिंग द प्रियम्बल। पूरी हिस्ट्री मैंने उसमें प्रियम्बल की बताई थी कि प्रियम्बल किस तरीके से बना, कब उसमें कौन से चेंजेस लाए गए, प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रियम्बल को लेकर कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स रही हैं जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, कौन से इंपॉर्टेंट केसेस रहे हैं जिसमें प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस को स्वीकार या नकारा गया है। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप जाके जरूर उसको वॉच करना। और प्रियम्बल में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसके वर्ड्स, ठीक है, जैसे कि सोवरेनिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, तो इन सब को पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड यूज किया गया है प्रियम्बल में, कौन सा नहीं यूज किया गया है, कौन सा वर्ड अमेंडमेंट करके जो है इंसर्ट किया गया है या फिर कौन से अमेंडमेंट से किया गया है, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें कि प्रियम्बल को जो है इंपॉर्टेंस दी गई या फिर नहीं दी गई है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपका यूनियन और टेरिटरी, सिटीजनशिप, इनसे कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जा रहे हो, पॉलिटी पढ़ के जा रहे हो, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में मोस्टली क्या चीज़ पूछी जाती है आपसे। अब बच्चों की तरह ये नहीं पूछा जाता कि आर्टिकल 15 क्या होता है, आर्टिकल 18 क्या होता है, आर्टिकल 26 क्या होता है। इस तरीके के बचकान क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अब क्वेश्चन आता है कि कौन से पार्ट में आपका फंडामेंटल राइट्स जो है मेंशन है, कौन से पार्ट्स में आपके डीपीएसपी मेंशन है, डीपीएसपी को हमने कहाँ से बोरो किया है, कौन से वो अमेंडमेंट्स हैं जिनसे डीपीएसपी को लाया गया या फिर किसी नए डीपीएसपी को ऐड किया गया। ठीक है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स में आपका आर्टिकल 32 से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि उसमें रिट्स के रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, तो रिट्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सारे के सारे रिट पता होने चाहिए, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चरॉरी, तो इस तरीके के जो सारे आपके रिट्स हैं और वो कब लगाए जाते हैं, किस सिचुएशन में, तो वो सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जो ऐड की गई बाद में, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई, कौन सी कमेटी के कहने पे ऐड की गई। तो इसमें स्वर्ण सिंह कमेटी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी जो फर्स्ट फंडामेंटल सारी ड्यूटीज हमने दी थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ली थी। हालांकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 ड्यूटीज को रिकमेंड किया था, लेकिन फिर भी हमने 10 अडॉप्ट की थी और 11th हमने बाद में ऐड करी है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि नॉर्मल अमेंडमेंट क्या होता है और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, तो वो आपका टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट के अंदर आ जाएगा और प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्टली आपके जो है केसेस पूछे जाते हैं, जैसे कि केशवानंदा भारती केस है, तो उसमें फर्स्ट टाइम आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का यूज़ किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें अभी हाल फिलहाल में 2022 में यूजीसी नेट में लेजिस्लेटिव से क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद आपको जो है थोड़े बहुत इनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पता होने चाहिए और कमिटीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, कमिटीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटीज़ में। ठीक है, कमिटीज़ यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन का कोई डिस्प्यूट हुआ है तो कौन सी वो कमिटीज़ हैं जिन्होंने इनके रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशन दी है, या फिर वो कौन से ऐसे केसेस हैं जो कौन सी कोर्ट उनको एड्रेस कर सकती है। ठीक है, इस तरीके के सेंटर स्टेट के रिलेशन पूछे जाते हैं। काफ़ी सारी कमिटीज़ है सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, तो आपको सारी वो पढ़ के जानी है। इंटर स्टेट रिलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े बहुत ही आते हैं कभी कभार। इमरजेंसी प्रोविजन, आपको तीनों इमरजेंसी पता होनी चाहिए। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी क्या होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब होती है और कौन सी कितने टाइम के लिए होती है और कब तक लगाई जा सकती है। तो आपको पता, इतना तो पता ही होगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत में नहीं लगाई गई है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रेसिडेंट का हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रेसिडेंट का टेन्योर क्या होता है, क्या एज होती है बनने के लिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, मोस्टली आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट की कौन सी पावर दी गई है, या फिर सैलरी अलाउंस किसके अंदर है, या फिर कुछ इस तरीके की पावर्स पूछ ली जाती हैं। ठीक है,
वाइस प्रेसिडेंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्राइम मिनिस्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सी वो अमेंडमेंट था जिसमें कि आपका 15% का कोटा जो है निर्धारित किया गया था मिनिस्टर्स के लिए, और ओथ टर्म्स, इस तरीके की बेसिक चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। कैबिनेट कमिटीज आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पार्लियामेंट तो आपको बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि दोनों हाउसेस क्या होते हैं, दोनों की कंपोजिशन क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन से इलेक्टेड होते हैं, कौन से जो है प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और लेटेस्ट अमेंडमेंट। सो नेक्स्ट वी हैव पार्लियामेंट्री कमिटीज। सो बेसिकली जो आपकी पार्लियामेंट कमिटीज हैं वो एमए एंट्रेंस में नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, लेकिन यूजीसी नेट में पूछी जाती हैं। सो यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटी आती हैं। स्टैंडिंग कमेटी आती हैं, एडहॉक कमिटीज़ आती हैं। स्टैंडिंग कमेटी में आपकी लाइक एस्टिमेट कमेटी आती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। सो डिफरेंट टाइप की कमिटीज़ में कितने मेंबर राज्यसभा से होते हैं, कितने लोकसभा से होते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये आपको बेसिकली मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, और स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी, डिफरेंट टाइप की कमिटीज़ में डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली आपको पावर्स पता होनी चाहिए। ठीक है, पावर्स के साथ साथ उसका जुरिस्डिक्शन पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में किस टाइप का जुरिस्डिक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। उसके बाद आपको डिफरेंट केसेस, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो सारे पता होने चाहिए, लाइक केशवानंदी भारती केस और आपका बेरूबारी केस। तो इस तरीके के बहुत सारे 5-6 केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्नर। गवर्नर से बेसिकली आपको पावर्स पूछी जाती हैं, पावर्स के आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत हद तक जो है ये प्रेसिडेंट से रिलेट करता है, प्रेसिडेंट की हूबहू टाइप होता है ये स्टेट के अंदर। सो इसीलिए गवर्नर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीफ मिनिस्टर में आपको बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ज़्यादा पूछा जाता है कि उसका जो 15% का जो कोटा था वो कब जो है निर्धारित किया गया था। सो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पता होने चाहिए और साथ के साथ पावर वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें भी अगेन आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिकल में दिया गया है, कैसे बनती है, कितने स्टेट्स में है, कितने स्टेट्स में नहीं है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट की वही सेम पावर तरीके से आपको पढ़ना है, जैसे कि आपने सुप्रीम कोर्ट के पावर पढ़े थे वैसे हाई कोर्ट के पावर पता होने चाहिए। हाई कोर्ट के पास भी रिट की पावर होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। और ये एक पैराडॉक्सिकल चीज़ है कि हाई कोर्ट होने के बावजूद जो रिट की पावर होती है वो हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये एक टाइप का ट्रिविया है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पेपर्स में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी अपीलेट कोर्ट है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको इस तरीके से कंफ्यूज किया जाए कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो रिट के मामले में, सिर्फ और सिर्फ रिट के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं स्टार लगा रही हूँ। लोकल गवर्नमेंट में आपका पंचायती राज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज में जितने भी कमेटीज़ बनी थी, बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एल एम सिंह की कमेटी, तो ये सारी कमेटीज़ कब बनी थी, किसका क्या रिकमेंडेशन था और कौन सी रिकमेंडेशन मानी गई थी, ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बनी है और कौन से शेड्यूल के अंदर है, कितने आइटम्स उसके अंदर हैं, तो रिजर्वेशन किसको दिया गया है, कितना दिया गया है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सेम गोज फॉर द म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, यूनिटी एंड टेरिटरीज और ये सब आपको थोड़ा बहुत आर्टिकल्स पता होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन में भी वही आपको बेसिकली स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, हेड कौन होता है, पावर क्या होती है, कौन से पार्ट के अंदर दिया गया है उसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये SC ST कमीशंस और वुमेन कमीशन, इनसे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती, इनसे बेसिकली आपका एस्टैब्लिशमेंट ईयर ही आज तक पूछे गए हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सबका एस्टैब्लिशमेंट ईयर पता होना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर SC कब बना था, ST कब बना था, और एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब बना था। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसमें भी वही आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, पावर पता होनी चाहिए, और आजकल ये ट्रेंड में भी है, इससे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाना लगा है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको पढ़ के जाना। सेम गोज फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद आपकी प्लानिंग कमीशन का नाम कब चेंज होता है
और कौन इसका हेड है, इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और कभी कभार किसी भी एक 5 ईयर प्लान की चीज़ें पूछ ली जाती है कि इसके अंदर क्या स्कीम्स लागू की गई थी। ठीक है, उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेम इसको भी लाइक जितनी भी आपकी कमीशन है ना, जहाँ पे कमीशन वर्ड आ जाए समझ लेना कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछे जाते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर तो ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद अगर उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे भी कमीशन का नाम आ जाए आपको बेसिकली इन सबका जो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था, कब बना था, लाइक 1964 में बना था। ठीक है, तो इस तरीके की मैंने बोला ना कि जहाँ पे भी कमीशन वर्ड आ जाए समझ लेना कि आपको इस्टेब्लिशमेंट ईयर उसका याद रखना है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी सेकेंडरी आती हैं, इन सब का आपको एस्टेब्लिशमेंट याद रखना है। लोकपाल एंड लोकायुक्त, सर इससे भी आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लगा है, और अभी लास्ट ईयर का ही जो 2022 का यूजीसी नेट का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकपाल का जो फर्स्ट बिल था वो कब आया था। ठीक है, हालांकि ये लागू कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 2011 में जाके हुआ है, लेकिन सबसे पहला बिल इसको जो पार्लियामेंट में जो है पेश किया गया था वो 1968 के अराउंड था। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि लागू होने के साथ साथ सबसे पहले वो पार्लियामेंट में कब दिखाया गया था। ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए। और किसको देख के कॉपी किया गया है, तो ओम्बड्समैन सिस्टम को देख करके कॉपी किया गया है इसको। ठीक है, इसलिए बस इसको हिंदी में सॉरी जो इंडिया में इसको लोकपाल या लोकायुक्त का नाम दे दिया गया है इंस्टेड ऑफ ओम्बड्समैन। ठीक है, वर्किंग सेम है, काम भी सेम है। उसके बाद आपको जो है पॉलिटिकल पार्टीज मेजरली आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद इलेक्शंस का आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि नेशनल पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी क्या होती है, नेशनल पार्टी कैसे बनी जाते हैं स्टेट पार्टी से, ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी की ये जो थोड़े बहुत हैं टॉपिक लाइक प्रेशर ग्रुप्स वगैरह, ये सब आपके कंपैरेटिव में ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को बार बार दे रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से आएंगे, लेकिन आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो पूरी बुक पढ़ने में, इसीलिए मैंने आपको वो टॉपिक्स बता दिए हैं जिनसे अक्सर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो आई होगी, समझ आई होगी। और आपको फ्री कंटेंट चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, एजुग्राबर डालोगे तो आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस स्टडी मटेरियल चाहिए बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, जिससे कि आपका बुक्स में इधर उधर घूमने में टाइम वेस्ट ना हो, एकदम टारगेट बेस्ड स्टडी आप कर सके, तो आप हमारे पॉलिटिकल साइंस का 2023 का न्यूली लॉन्च्ड बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बना हुआ स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। नीचे गूगल फॉर्म मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आपको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।